हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे आज का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट और कैपेसिटर दोनों। तो इलेक्ट्रोस्टेट और कैपेसिटर दोनों का प्रॉब्लम हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट एंड कैपेसिटर। तो आइए एक बेसिक सा क्वेश्चन से, इलेक्ट्रोस्टेट का कुछ क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो इस सीरीज में हम पूरे 12 पार्ट के प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है सारा का हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी हम पर्टिकुलर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, फुल मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर पे हम फोकस किए हैं। तो जैसा कि फुल मैग्नेटिज्म और ईएमआई का बहुत सारे क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये सब समझ में आएगा, क्योंकि हम वो वीडियो को एज ए रेफरेंस लेवल हम लेके चलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट। हालांकि इलेक्ट्रोस्टेट को हम पहले भी बहुत सारे वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, तो जिसमें 16, 17 और 18 वाला प्रॉब्लम हम कर लिए थे। अब कुछ बचा होगा प्रीवियस ईयर का, जो 13 का है, 12 का है, तो ये सब का हम करेंगे। तो जिससे आपका इलेक्ट्रोस्टेट और कैपेसिटर दोनों, क्योंकि कैपेसिटर पे हम ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो हम ले लिए हैं, उसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, और अगर कुछ बचा होगा तो उसको हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखते हैं मेनली इलेक्ट्रोस्टेट और कैपेसिटर, और बचेगा आपका एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत इजी चैप्टर है, उसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और ईएमआई का हम बहुत सारे प्रॉब्लम इसी वीडियो पे, इसी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा ईएमआई बहुत सारा पार्ट है उसका, पार्ट 1, पार्ट 2, मतलब बहुत सारे पार्ट में हम उसको करीब करीब बहुत सारे प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन से आपको कोरिलेट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। और इस एग्जाम में इम्पोर्टेंट सिर्फ कंसेप्ट है, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ भी बनाए जा सकते हैं, प्रॉब्लम इनफाइनाइट है बट कंसेप्ट लिमिटेड है। तो हमको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर में ये पता चल जाए कि किस लेवल का क्वेश्चन है, या हमारा लेवल उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपका क्लियर हो जाए। और दूसरा, कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन बताने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही इंटेंशन है, वो है कंसेप्ट, कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, पूरे फंडे आपके क्लियर हो जाए। ये 12th वाला पार्ट, क्योंकि 55% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और 45% क्वेश्चन 11th वाले पार्ट से। तो ये सीरीज खत्म होगा तो फिर हम 11th वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, जिससे आपका सारा, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो, तो आपका जो एग्जाम है वो करीब करीब अप्रैल में होगा, तो उससे पहले ही ये सब कवर अप हो जाएगा। उसके बाद जो अगर कुछ चैप्टर बचेगा तो कुछ थ्योरी पार्ट भी हम इसमें अपलोड करेंगे। तो अभी हम प्रीवियस ईयर वाला सीरीज चल रहा है, और ये 12th पार्ट वाला है, फिर 11th पार्ट वाला चलेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा लास्ट में अगर टाइम बचा तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ थ्योरी पार्ट भी एनालिसिस करेंगे, तो वो बहुत बाद होगा। तो पहले हम पीवाई को, मतलब प्रीवियस ईयर में किस टाइप के कंसेप्ट हैं, क्या लेवल है, क्या थिंकिंग स्किल है, ये आपको इसमें कंप्रीहेंशन इंपॉर्टेंट है, कि आपको समझ में आना चाहिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम को हमको किस टाइप से डील करना है, या इस कंसेप्ट का प्रॉब्लम इस कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट सिर्फ कंसेप्ट है, क्वेश्चन बताने के पीछे सिर्फ कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, और कुछ भी नहीं है। कि जेई का प्रॉब्लम है, आप अगर जेई का प्रॉब्लम कर ले, आप जैसे एक प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, और इम्पोर्टेंट यही है कि आप कंसेप्ट सीखिए, और जितना टफ क्वेश्चन कीजिएगा उतना ज़्यादा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो जेई में प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है, सब 1-2-3 कंसेप्ट को मर्ज कर दिया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको मतलब समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 2-3 कंसेप्ट को मर्ज कर दिया जाता है। अब जो जेई का प्रॉब्लम है, अब पहले वाला जेई का प्रॉब्लम, तो दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि अब जो है, अब वाले में 2-3 कंसेप्ट को मिक्स कर दिया जाता है। आइए हम इस क्वेश्चन से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो अलग अलग क्या दिया हुआ है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही आपके दिमाग में ये आया नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो बत्ती गुल हो जाना चाहिए। यहाँ से आपका क्या, कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि उसके वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा।
आपको डेंसिटी दे दिया है कि ये आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये दे दिया है, तो अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दे दिया हुआ है, तो आप ये देखिए कि आर डिस्टेंस पे है, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है ये आपको पहले से आना चाहिए। तो जैसे कि ये, तो यहाँ से आपका क्लिक कर जाएगा कि ये जो है नॉन कंडक्टिंग यानी कंडक्टिंग नहीं है, यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चलो पहला क्वेश्चन तो यहां से आपका आ गया कि टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो पूरा वॉल्यूम में इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा वॉल्यूम में, और दूसरा ये कंडक्टिंग नहीं है। अब क्या पूछा है, तो पहले इतना से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आर डिस्टेंस पे जब वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ये आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि उसका वैल्यू क्या होता है, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट में इतना ही नहीं पूछा है। अब आपसे कुछ इस टाइप से कंसेप्ट पूछा है कि एक पार्ट है जो कि दोनों में ओवरलैप कर रहा है, यानी दोनों में, इसमें भी है इसमें भी, यानी दोनों कॉन्साइड कर रहा है। ऑल पॉइंट इन ओवरलैपिंग रीजन, अब इसके हर एक पॉइंट पे आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और ये आपको क्या दे दिया हुआ है, ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसके इस पॉइंट में यानी इस रीजन में, यानी कि ये जो ओवरलैपिंग रीजन है दोनों में फिक्स है, दोनों में ओवरलैप कर रहा है, यानी कि दोनों इसमें भी, मतलब ये फर्स्ट वाले स्फीयर में भी है और सेकंड वाले स्फीयर में भी है, तो दोनों में है, इसलिए इस पार्ट को हम क्या दे दिए, ओवरलैपिंग एरिया। अब इस एरिया में बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो उसके आर डिस्टेंस पे नॉन कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। तो उसके वजह से हमको ये पता चल जाएगा कि इसके वजह से क्या होगा और इसके वजह से क्या होगा, और दोनों के वजह से क्या ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि हर चीज हमको इसमें देखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया बीच में, यानी ओवरलैपिंग जो ये एरिया है इस पे हम एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज P which is inside in this overlapping areas। अब इसके अंदर एक पॉइंट हम ले लिए हैं, वो पॉइंट आपका P है। अब उस पॉइंट पे हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, पॉइंट P which is lies in overlapping area, इन ओवरलैपिंग एरिया। अब इसके बीच में एक पॉइंट हम ले लेते हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज P। तो इस पे हमको निकालना है कि इस P पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट जो P है इस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। अब इस पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को इससे, दोनों सरफेस के सेंटर से हम ज्वाइन करेंगे, और ये जो हुआ, अब ध्यान से देखिए, अब P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो जब भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, तो हमेशा मिल लेते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक चार्ज लेते हैं, समझिए कि पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और उसका वैल्यू बहुत कम होता है, और टेस्ट पॉजिटिव यानी उसका वैल्यू बहुत कम होता है। इसके वजह से, अब ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको ये कह रहा है कि एक का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस में है और दूसरा का माइनस में है। इसका मतलब एक अगर पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी।
तो ध्यान से देखिए, तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो एक क्या करेगा, रिपेल करेगा, और दूसरा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन बस यही समझाने का कोशिश किया गया है इस क्वेश्चन में कि एक ओवरलैपिंग एरिया है जो दोनों में कॉमन है, उस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जब वो सरफेस जो है नॉन कंडक्टिंग। अब आपको ये पता करना है कि नॉन कंडक्टिंग के केस में हम क्या बताए थे कि नॉन कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यानी ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में हम क्या बताए थे। तो इसके लिए हम हमेशा बताए थे कि जब नॉन कंडक्टिंग के केस हो तो कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r1। अब रॉ क्या है, वही डेंसिटी, तो ये जो P है इसी को आप रॉ समझ लीजिए, ये आपका रॉ हो गया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ध्यान से देखिए, एक पॉइंट हम लिए P, उस पॉइंट पे हम क्या किए, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है वहां पे, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, जो कि इस ओवरलैपिंग एरिया के बीच में कहीं है। तो क्या होगा, तो एक जो आपका स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी उस पर जो चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है, और एक जो है दूसरा है वो आपका आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब ध्यान से देखिए, तो पॉजिटिवली चार्ज क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसको रिपेल करेगा, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ध्यान से देखिए, इसके वजह से जो इधर इधर लगेगा, तो इसके वजह से इधर यानी एक दूसरे को रिपेल करेगा, और इसके वजह से फोर्स इधर लगेगा। अब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यानी अट्रैक्ट करेगा तो इस पे इधर, तो ये अगर आपका r1 है और ये आपका r2 है, और लास्ट में ये जो फाइनल है दोनों के सेंटर को मिलाने वाला, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दैट इज सिग्मा मतलब रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r1। अब ये हम कैसे लाए थे, तो इसके लिए हम सिंपल सा रूल लगाते हैं, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या यूज करते हैं, गॉस लॉ। आपको रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ यहाँ समझना है। अब स्फीयर है और उसका क्या आपको दिया हुआ है कि चार्ज डेंसिटी, मतलब पूरा चार्ज डेंसिटी अगर है, और वो भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी उसका चार्ज जो है इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट चार्ज विच इज distributed uniformly in whole their sphere, मतलब पूरे स्फीयर में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहां से अब ये वैल्यू कैसे आया है, तो इस पे भी हम थोड़ा सा गौर कर ले। अब ये बहुत सिंपल है, हम यूज करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ आप यूज कीजिए, तो E डॉट A दैट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाता है। अब E डॉट A, तो ये आपका गॉस लॉ क्या हो जाता है, E डॉट A, या आप ऐसा समझिए क्लोज्ड सरफेस के लिए ये एप्लीकेबल है। E डॉट A दैट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, जब भी आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझ में आ रहा हो कि इसके वजह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा हम यूज करते हैं गॉस लॉ, दैट इज E डॉट DA दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तब इसके वजह से क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी किसी में भी निकालना हो, आप एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम बहुत बार जब हम गॉस लॉ पढ़ा रहे थे, उसका हम एस सी वर्मा का प्रॉब्लम भी करवाए थे, तो ये वाला कंसेप्ट हम बार बार यूज करते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो यही यूज करेंगे। अब इसका एरिया क्या होगा, अब कोई भी वॉल्यूम है सर्फ, अब इसका एरिया अगर हम देखें, एरिया इन द सेंस कर्व सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 4 पाई, और इसका क्या हो जाएगा r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड। अब ध्यान से देखिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दे दिया हुआ है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको क्या दे दिया है, ρ1,
अब पूरा वॉल्यूम इसका क्या होगा, ये तो एरिया है और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखिए यहाँ आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आर से आर। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एग्जैक्टली आपका क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो जब भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इधर आपका सिंपली एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम, अब पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज और उसका डेंसिटी आपको दे दिया है रो, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज इनसाइड हो जाएगा। और ये फॉर्मूला तब लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इनक्लोज्ड सरफेस, इनक्लोज्ड। तो जब भी हम गॉस लॉ यूज करते हैं तो वो इनक्लोज्ड सरफेस के लिए यानी क्लोज सरफेस की बात करते हैं। तो ये क्लोज सरफेस है, यानी इसके क्लोज सरफेस रहेगा तो इसके अबाउट क्या हम लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दे दिया हुआ है तो उसके सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज जो कि इनसाइड में आएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। और यही तो हम पहले भी बताएं। तो जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, उसका कंसेप्ट पे, बेसिक कंसेप्ट पे। अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, एक का प्लस सिग्मा है और एक का माइनस है, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक का निगेटिवली चार्ज है, एक अट्रैक्ट करेगा दूसरा रिपेल करेगा। तो आपको ये निकालना है। तो एक क्या करेगा, अब ये ध्यान से देखिए, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो उसके अपोजिट लगेगा, और ये दूसरा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, और आपको निकालना है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर which contain radii r1 and r2 and volume charge density पॉजिटिव सिग्मा, नेगेटिव इसको सिग्मा ने आप कह सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रॉ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है। अब इसके ओवरलैपिंग एरिया में हमको क्या निकालना है, तो क्या होगा, एक रिपेल करेगा दूसरा अट्रैक्ट करेगा। तो ध्यान से देखिए, एक ये रिपेल करेगा, क्यों, क्योंकि लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। यहाँ पे हम क्या ले लिए, यहाँ पे हम ले लिए हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर रिपेल करेगा और ये इधर अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिवली चार्ज है, आप ऐसा समझिए, इधर पॉजिटिवली चार्ज है और इधर भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे समझिए निगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो एक दूसरे के तरफ फोर्स लगाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये क्योंकि चार्ज ये जो है बहुत कम है, तो ये वाला जो है इधर क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी ये चाहेगा कि ये आगे चला जाए और ये चाहेगा क्या, इधर चला जाए इसके सेंटर में। तो क्या हो जाएगा, अब हमको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे हम लाएं, तो ये भी हम बताएं आपको। गॉस लॉ यूज कीजिए, एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज इनसाइड आ जाएगा और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आ जाएगा, यानी यहाँ से क्या आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो यहां से हो जाएगा। तो इसके वजह से एक स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर के वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बताए थे इसका आपका है ρ1/3 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस आपका क्या हो गया, r1। अब ध्यान से देखिए, ये जो भी है ये कांस्टेंट होगा, कुछ भी है कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम ले लेते हैं r, ये आपका r1 है, ये आपका r2 है। तो एक का रेडियस r1, तो ये आपका r1 आ जाएगा, ये r2, तो ये आपका हो जाएगा इसके वजह से, ये आपका हो गया ये स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर के वजह से। तो सिग्मा, यानी कि इसका सिग्मा ले लिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो कुछ भी है कांस्टेंट टर्म है और ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है r1, तो इसका भी वही हो जाएगा सिग्मा/3 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आ जाएगा r2। तो ध्यान से देखिए, सिग्मा/3 एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, अब आपको हम बताए थे ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज,
वेक्टर लॉ में। तो वेक्टर लॉ में ये होगा कि दो का डायरेक्शन, अगर ध्यान से देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखिए दो सम, ट्रायंगल का दो सम तीसरे सम के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए दो का डायरेक्शन अगर सेम है तो दूसरे के बराबर, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सी ए वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर ए बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो बी सी। तो बी सी, तो यहाँ से हम ले लेंगे तो इसका निगेटिव डायरेक्शन है, तो ये आपका आ जाएगा सी ए बी दैट इज इक्वल टू बी सी। तो ये वेक्टर बी सी के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर हो जाता है। तो ये आपको बहुत क्लियर है, एग्जैक्टली वही चीज है। अब इसमें क्या है, आप प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, वेक्टर एडिशन लॉ। आप इसको क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ, तो इसमें वेक्टर ऐड हो गया तो दो का सम तीसरे के बराबर हो गया। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 इधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वो तीसरे, तो देन तीसरे के बराबर हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए सी ए प्लस ए बी दैट इज इक्वल टू बी सी, यानी कि दो का सम। अब वैसे भी आप याद रखें, ये आपका वेक्टर लॉ है, लॉ ऑफ एडिशन। तो दो का सम हमेशा तीसरे के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए दो का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो आप ऐसे भी देखें, यहाँ से सी ए और ए बी दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में वो क्या हो जाएगा, बी सी के बराबर एग्जैक्टली। इधर R1 वेक्टर, अब इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया कुछ ऐसा। तो ये आपका हो गया R1 वेक्टर, ये आपका पॉइंट P हो गया, ये आपका हो गया R2 वेक्टर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। तो ये आपका जो लास्ट वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और ये वेक्टर R हो जाएगा। सो R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू R। तो ये आपका आ गया। तो इसके जगह पे आप R लिख लें, तो यहां से आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ भी होगा, ये तो कांस्टेंट ही वैल्यू है ना, और ये डिस्टेंस जो कि कभी बढ़ने घटने वाला नहीं है, यानी कि यहां से आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो आ गया कांस्टेंट, यानी कि चेंज नहीं करेगा। और ये इसके बीच का गैप भी तो चेंज नहीं करने वाला, ये भी चेंज नहीं करेगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का और उसके ओवरलैपिंग एरिया में, यानी कि एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। अब ध्यान से देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल किए, ये पॉजिटिव है और ये आपका क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा तो इधर वेक्टर आएगा, इसके वजह से इधर आएगा। तो ध्यान से देखिए ये R1 प्लस R2 दोनों का सम लास्ट में R वेक्टर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, वेक्टर एडिशन लॉ है, दो का सम तीसरे के बराबर हो जाता है। तो यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप बताइए, तो इसमें हम क्या क्या देखें कि जब नॉन कंडक्टिंग सरफेस हो तो उसके R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R, यानी कि ये कांस्टेंट होता है, कुछ भी होता है तो कांस्टेंट होता है जब बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग की। तो इसके लिए हम गॉस लॉ यूज किए, गॉस लॉ के हेल्प से हम ये वैल्यू लाए, यानी कि इसमें कुछ भी रटना नहीं, हर चीज आपको समझना है ताकि समझे। और ये तो आपका वेक्टर एडिशन लॉ है, दो का सम तीसरे के बराबर हो जाता है, तो जिसके वजह से क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का जो आपका डायरेक्शन होगा, तो दोनों डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी कि ये अगर सेंटर, एक का सेंटर C1 ले लेते हैं और एक का सेंटर अगर C2 ले लेते हैं, तो ये आप ध्यान से देखिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। आप ध्यान से देखिए ये जो स्फेयर है जिसपे आपको पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें अगर आपसे ये पूछे कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन में, इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा दोनों सेंटर को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसके डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कि C1 और C2 को ज्वाइन करने वाले लाइन की
लाइन का डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज डायरेक्टेड अलोंग विच लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। तो इसका डायरेक्शन क्या है, इस दोनों सेंटर को लाइन ज्वाइन जो कर रहा है उसके डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। और इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू कांस्टेंट होगा, यानी ये वाला, क्योंकि रॉ का वैल्यू तो मतलब डेंसिटी कभी चेंज होने वाला नहीं है, सिग्मा तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। एंड तो ये प्रॉब्लम आपसे ये कह रहा है कि लेट द E1 E2 एंड E3 बी द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज Q एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, यानी फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या दिया हुआ है, एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर विथ कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, कुछ ऐसा है। तो ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। और आपका सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि एन इनफाइनाइट प्लेन, यानी कि वो प्लेन सरफेस होगा। तो ये 3 पॉइंट है आपको कि एक Q चार्ज है, तो ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट प्लेन विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। अब ध्यान से देखिए, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा और एरिया में सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसका आपको क्या दे दिया हुआ है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ये पहले तो ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, प्लेन शीट है, और आपको इसमें दिया हुआ है कि इस यहाँ सिग्मा, सिग्मा क्या है, टोटल एरिया में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल इन ऑल ओवर दिस एरिया, इसके सारे एरिया में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आपका क्या है, सिग्मा, यानी कि ये इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो भी यूनिफॉर्मली, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या किए थे, उसमें आपका क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पूरा वॉल्यूम में जो रहे तो उसको क्या करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये जो है इसमें हम करते हैं तो ये आपका हो जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि E1, अब सारे में आपसे वही दिया हुआ है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, एक चार्ज है यानी प्लस Q चार्ज इसमें भी दिए हैं, प्लस Q चार्ज इसमें भी हम दे दिए हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इसमें हम इस टाइप से इसमें भी पॉजिटिव चार्ज पूरी टाइप से इस सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका सिग्मा जो है आपको क्या दे दिया हुआ है, सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लीजिए। और आपको क्या बताना है, इस तीनों पे, यानी कि जब हम उसको एक कांस्टेंट लॉन्ग वायर पे हम रखते हैं और उसके आर डिस्टेंस पे यानी कि आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर कोई पॉइंट पे अगर हम देखें, यानी कि Q चार्ज को प्लस Q चार्ज को अगर हम यहां से आर डिस्टेंस पे अगर इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो वो आपका हो जाएगा E1। और दूसरा उसमें हम क्या किए, उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के में हम क्या किए, वही चार्ज Q चार्ज को 3 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। एक को हम उसको लीनियरली, यानी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के केस में हम देखेंगे, और वहां से हम क्या देखेंगे, आर डिस्टेंस पे, यहां से आर डिस्टेंस पे हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। जब उसको हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के केस में हम बात करें। और लास्ट वाला पार्ट में आप क्या है कि सिग्मा, यानी कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और यहां से हमको कितना डिस्टेंस पे हम निकालना है, यहां से हमको आर डिस्टेंस पे निकालना है।
तो ये 3 पार्ट है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, हमेशा यहाँ से अगर पी पॉइंट पे निकालना है तो क्या लेते हैं यहाँ पे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम हर बार लेते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके केस में तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा E1 का वैल्यू, और डिस्टेंस क्या है, R0 है, तो R0 का स्क्वायर करते हैं। केस देखेंगे और आपके 4 ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि अगर ये तीनों आपस में बराबर हो, यानी E1, E2, E3 अगर आपस में बराबर हो तो R डिस्टेंस बनाइए, चार्ज का डिस्टेंस, उसके चार्ज का रिलेशन उसके डिस्टेंस से आप डील कीजिए। तो ये आपका ए पार्ट है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो एक एक करके हम सारे को वेरीफाई करेंगे। तो इसके वजह से Q डिस्टेंस, Q चार्ज का R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिंपली हो जाता है, क्या हो जाता है, Q डिवाइडेड बाय, ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q, इसके वजह से कितने डिस्टेंस पे, R0 डिस्टेंस पे आपको निकालना है सारा का इलेक्ट्रिक फील्ड, R0 डिस्टेंस पे, एट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट डिस्टेंस दैट इज R0। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q चार्ज, और बीच का गैप क्या हो जाएगा, R0 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, इसको क्या देंगे, E1 विच इज डिस्टेंस R0 का वजह से, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है प्लस Q चार्ज के वजह से, और कितना डिस्टेंस पे, R0। तो ये तो आपका इजली वे में निकल गया। अब ऐसे ही हम E2 निकाल लेते हैं, वो भी कितना डिस्टेंस पे, वो भी आपको R0 डिस्टेंस पे। तब ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि आपको क्या, लैम्डा दिया हुआ है। अब इसके वजह से क्या होगा, तो इसके वजह से हम हमेशा लिखते हैं, तो इसके वजह से आप ऐसा समझिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज जो है, तो आप इसका हो जाता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये आपको फॉर्मूला बस याद रखना था, और यहाँ से R डिस्टेंस नहीं, R0 है, तो यहाँ पे R0 लिख लेंगे। तो ये, और यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये आपका आ गया E2 का वैल्यू एग्जैक्टली। अब हम लास्ट में E3 निकालेंगे, यानी कि प्लेन शीट जिसमें आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, यानी कि चार्ज जो है प्लस Q चार्ज इसमें पूरा लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इसीलिए इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिए, यानी प्लस Q चार्ज जो था इसके टोटल सरफेस पे था, तो सरफेस पे था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इस बार इसके टोटल एरिया में है, तो एरिया में तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एंड एट ए डिस्टेंस R, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट ए डिस्टेंस R0। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, तो इसके वजह से आपका आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम कब बताते हैं, जब नॉन कंडक्टिंग का केस हो, और कंडक्टिंग का केस हो तो क्या लिखते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखिएगा, नॉन कंडक्टिंग के केस में ये हम बताए थे, कोई भी शीट हो, तो एक्चुअली में ये शीट ही है ना। अब चार्ज है तो कंडक्टिंग अगर नहीं दिया है तो आप नॉन कंडक्टिंग ही समझे, और अगर आपको दिया रहेगा कि वो कंडक्टिंग है तब हम क्या यूज करते, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा यहाँ पे क्या है, सिग्मा आपको है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी पूरा सरफेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको एरिया से डिवाइड करते हैं, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स एरिया दैट इज सिग्मा, चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, so that is lambda, and charge divided by volume
दैट इज रॉ। तो ये आपके क्या है, ये सिग्मा हुआ, सरफेस में हुआ, ये पूरा वॉल्यूम में हो जाता है, ये टोटल वॉल्यूम में हो जाता है, जो कि हम पहले वाला क्वेश्चन में डील किए थे। ये पूरा लेंथ में होता है, इसलिए इसको लीनियर चार्ज करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें E1 भी आ गया, E2 भी आ गया, E3 भी आ गया। अब ध्यान से देखिए, आपका ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, ऑप्शन आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, E1 को E2 से तीनों को आपस में बराबर कर लेते हैं। तब इसमें हम देखते हैं कि कौन किससे मैच करता है, यानी कौन सा ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि तीनों का वैल्यू सेम हो जाए। तो चलिए E1 को एक बार हम E2 से इक्वेट कर लेते हैं। तो जब E1 को E2 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके वजह से आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q डिवाइडेड बाय R नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R नॉट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इससे टोटल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ से R नोट एक कैंसिल हो गया तो एक R नोट बच जाएगा। सो 1 R नोट इज लेफ्ट, सो यू कैन इजिली सॉल्व दिस, प्लस Q इज इक्वल टू 2 R नोट एंड लैम्डा, यानी कि ये पहला ऑप्शन आपका यही मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं है, यानी कि ये वाला आपका नहीं है, यानी ये वाला मैच नहीं किया, यानी E1 को E2 से मैच किए। अब E1 को एक बार E3 से मैच कीजिए, तो क्या सिग्मा और चार्ज के बीच में रिलेशन क्या आ पाएगा, देखते हैं। हालांकि ये आपका ऑप्शन नहीं मैच करेगा, फिर हम क्या करेंगे, आप ऐसे ही पुट करते रहें, वेरीफाई करें E1 को E2 से, E1 को E3 से। तो एक बार हम फिर से देखें, तो E1 को हम लास्ट वाले ऑप्शन से अगर हम वेरीफाई करें तो क्या हो जाएगा, E1 दैट इज इक्वल टू E3। तो E1 का वैल्यू आपका आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही कंडक्टिंग का रहता, यही आपका है नॉन कंडक्टिंग सरफेस, नॉन कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग होता तो क्या होता, सिग्मा बाई सिंपली एप्सिलॉन नॉट हो जाता। तो इसके वजह से E1 का वैल्यू आपका आ रहा है प्लस Q डिवाइडेड बाय R नॉट स्क्वायर। तो इसके वजह से आपका आ जाएगा E3 का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट 2 से जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 2, और एक बच जाएगा यहाँ पे पाई। तो यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस Q दैट इज इक्वल टू पाई, यानी 2 पाई R नॉट स्क्वायर इंटू सिग्मा, यानी ये आ गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका 4 सिग्मा पाई R नॉट स्क्वायर है, जबकि आपका आ रहा है 2, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन वो गलत है। तो ऐसे ही आपको सारा को वेरीफाई करना है। E1 को E3 से किए, E1 E2, अब लास्ट में बचा है क्या, E2 को E3 से कर ले, E2 को E3 से कर ले। तो E2 का वैल्यू ये है, E3 से आप इसको इक्वेट कर लें, तो आपका आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R नॉट दैट इज इक्वल टू, ये आपका E2 है, E3 का वैल्यू आपका आ गया सिग्मा बाई सिंपली 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो यहाँ से आपका लैम्डा दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू R नॉट हो जाएगा, सिग्मा इंटू R नॉट। ऐसा कहीं है ऑप्शन में, नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी गया, सेकेंड ऑप्शन भी गया, अब बचा थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि R नोट बाई 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 दोनों में कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। अब ध्यान से देखिए, E1 को E2 से, अब कुछ हमको चेंज इसमें नहीं करना है, बस एक बार हम कर लिए, वहीं से समझ में आ गया। ए ऑप्शन चला गया, बी ऑप्शन चला गया। अब सी देख लेते हैं, सी आप देखो डायरेक्टली मैच कर जाएगा। अगर इसका 2 टाइम्स कर लेते हैं तो ये फर्स्ट ये वाला आपका आ जाएगा, यानी कि सी भी होगा और लास्ट वाले में डी भी होगा। इसका 4 टाइम्स कर लेंगे तो यानी कि ये सी और डी इसके दोनों पार्ट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। नॉन कंडक्टिंग का केस था तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, यही कंडक्टिंग का केस रहता तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता। तो ये क्वेश्चन अच्छा बेसिक क्वेश्चन 2014 में ये प्रॉब्लम पूछा गया है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
a parallel plate capacitor of dielectric slab of dielectric constant is K and its plate that cover 1/3 area। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यानी 1/3 पार्ट इस टोटल एरिया का, यानी कि 1/3 पार्ट जो इस टोटल एरिया का है, उसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको के दे दिया हुआ, और आपका टोटल कैपेसिटेंस इस दोनों कैपेसिटर का, इस कैपेसिटर का आपको कैपेसिटेंस और बीच का गैप हमेशा की तरह डी, तो ये आपका है बीच का गैप, और ये आपका क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with its capacitance is K C। तो इसका कैपेसिटेंस आपको दे दिया हुआ है। अब क्या किए हम, इसके 1/3 पार्ट, 1/3 एरिया में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको क्या दे दिया हुआ है, K दे दिया हुआ है। अब हम इस पार्ट में देखेंगे, अब बचा हुआ रेस्ट यानी 2/3 एरिया जो बचेगा, 2/3 एरिया जो बचेगा, इसमें हम क्या इंसर्ट करेंगे, इस पहले वाले में तो हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए, तो इधर क्या बच जाएगा, एयर बचेगा। तो अब इसका हमको कैपेसिटेंस निकालना, और ये आपका 4 ऑप्शन है, E1 E2 E3। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस वाले में जब हम उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तब उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 होगा, और ये जो रेस्ट पार्ट जो है, यानी कि 1/3 इस एरिया है जिसमें आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इंसर्ट किए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे दिया हुआ है, और रेस्ट जो बचा हुआ है उसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, लेकिन उसका अगर देखें तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन क्या घट जाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू k टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, चार्ज भी निकालना है, यानी एक क्वेश्चन में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करना है कि इस पार्ट में, यानी इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी 1/3 पार्ट में जो चार्ज होगा वो आपका क्या दे दिया है, वो आपका Q1 दे दिया हुआ है, और बचा हुआ पार्ट में यानी कि रेस्ट ऑफ ऑल दैट इज 2/3 एरिया, दैट इज 2/3 एरिया, सो इस पे जो चार्ज है वो आपका Q2 है। तो एक Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है, और आपका ये 4 ऑप्शन कुछ ऐसा दिखाया गया है, E1 E2 Q1 Q2 C1 C2, इस टाइप का वैल्यू आपको निकालना है। और टोटल कैपेसिटेंस क्या दे दिया हुआ आपको, C दे दिया हुआ, और इसका कैपेसिटेंस, इस पार्ट का कैपेसिटेंस आपका क्या है, C1 है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, टोटल C है तो C टोटल कैपेसिटेंस आपको C दे दिया हुआ, इसका C1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, C - C1। तो ये इसका टोटल कैपेसिटेंस आपको क्या दे दिया हुआ है, C दे दिया हुआ है टोटल कैपेसिटेंस, और इस पार्ट का जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C - C1। अब इसको आप C2 भी ले लीजिए। तो आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है, C2 का मतलब क्या है, ये नीचे वाला पार्ट यानी 2/3 एरिया इसका जो है, इसमें आप बताइए कि कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट, इसका पहले हम कैपेसिटेंस लेंगे, यानी C1 का वैल्यू क्या होगा। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब भी इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस एरिया अगर A हो, बीच का गैप बिटवीन टू प्लेट दैट इज D, और अगर उसका कैपेसिटेंस K हो तो क्या हो जाता है, K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है क्या, उसका कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे एरिया इसका क्या है, A/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू A/3, बीच का गैप तो वही रहेगा D, और इसमें जो K इसका कांस्टेंट हो गया। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विच कंटेन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is K।
अब ध्यान से देखिए इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए वो क्या हो जाएगा, C2 का वैल्यू क्या होगा, बीच का गैप तो वही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट वही है, एरिया हो जाएगा 2/3a। अब इसमें कुछ भी इंसर्ट है नहीं, अब डी गैप भी वही रहेगा, और ये आपका हो जाएगा C2 इन द सेंस C2 को क्या हम लिख लिए, टोटल कैपेसिटेंस C है इन दोनों को, तो ये आपका हो जाएगा C माइनस C1, तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से आपको रिलेशन निकाल लीजिए, और अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिलेशन है, तो ध्यान से देखिए कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, एग्जैक्टली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको दिमाग नहीं लगाना है, हमको सिर्फ एक ही जगह दिमाग लगाना है, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो और लास्ट में क्या हमको निकालना है, चार्ज। तो चार्ज के लिए हम हमेशा लिखते हैं Q बराबर C1 इंटू V। तो C1 आपको पता है, और बीच का पोटेंशियल अगर हम निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हम यहां से निकालते हैं इन दोनों का, जब हम इसमें डायरेक्टली स्लैब इंसर्ट किए हैं, अब हम इसका दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालते हैं, यानी कि C1 और C2 का, यानी कि C इफेक्टिव। तो ये अगर C1 है तो इसका C2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये आपस में कौन सा है, अब ध्यान से देखिए कौन सा कनेक्शन आपको इसमें दिखता है, पैरेलल है या सीरीज है। तो ध्यान से देखिए कुछ ऐसा है जो आपको क्लियरली सीरीज कॉम्बिनेशन दिख जाएगा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्लियरली आपको याद रखिएगा, जो काम हम इसमें करते हैं पैरेलल में, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी में जो पैरेलल का काम करते हैं वो इसमें सीरीज हो जाता है, और जो सीरीज होता है वो पैरेलल हो जाता है। तो ध्यान से देखिए ये आपको क्लियरली क्या दिख रहा है कि एक ही डिस्टेंस सेम है, बस एरिया अलग अलग है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, दोनों पैरेलल है, यानी कि दोनों के बीच में अगर हम वोल्टेज की बात करें, अगर ये A है और ये अगर B है, तो ध्यान से देखिए इस कैपेसिटर जो अगर C1 है, जिसका कैपेसिटेंस C1 है, उसके बीच में भी यही वोल्टेज है, और इसके नीचे वाले पार्ट में भी सेम वोल्टेज। और जब वोल्टेज सेम होता है तो कौन सा कनेक्शन हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आप इसमें सीरीज वाला काम काहे कर रहे हैं कि C1 प्लस C2, तो ये तो सीरीज होता था रेजिस्टेंस में, तभी हम करते थे। लेकिन ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में आप ध्यान से देखिए पैरेलल दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्योंकि दोनों के बीच का वोल्टेज सेम है, यानी दोनों A और B के बीच में ही एग्जिस्ट कर रहा है, कैपेसिटेंस जो भी है, लेकिन एग्जिस्ट तो दोनों सेम, दोनों के बीच का क्या है, आपको पैरेलल ही कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो पैरेलल है, तो इसमें जो पैरेलल दिखता है वो आपका समझिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि ये जो है π/2 से लैग करता है, रेजिस्टेंस से ये π/2 से लैग करता है, इंडक्टर π/2 से लीड करता है, वो हम बताए थे आपको EMI में। तो वो वाला वही कंसेप्ट है। तो ये आपका C1 प्लस C2